हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 24 और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बट अल्टीमेटली हमारे सिलेबस में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डेलीगेशन के मतलब टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। उसमें यह देखा गया कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर को कुछ काम करने के लिए अगर बोलते हैं तो उसके साथ क्या क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। ठीक है, अब अथॉरिटी देते हैं तो साथ ही साथ उसके साथ क्या चला आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट की बनती है कि उस काम को कंप्लीट करे। बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर अथॉरिटी मतलब सुपीरियर अथॉरिटी ने तुम्हें वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया तो क्या काम कर पाओगे? नहीं होगा ना। अपने आप को एक एग्जीक्यूटिव हिसाब से सोचना, और तुम्हारे से अपर जो लेवल के होंगे वो अगर तुम्हें कोई काम देंगे और काम करने के लिए अथॉरिटी तो मिल गया बट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिए तो क्या तुम काम कंप्लीट कर पाओगे? नहीं ना। तो बस ये डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसी में ये चीज चली आती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसीजन मेकिंग पावर दो टाइप का होता है, नंबर 1 सेंट्रलाइजेशन और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन अपने में क्या कहती है आओ देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन, all power and authority of decision making are retained with the top level management। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो रिटेन होता है। वो किसके हाथ में होता है? वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में होती है। मतलब कोई भी काम जो होगा वो किसके डिसीजन से होगा? वो सुपीरियर सबसे टॉप में जो होगा उसी के हिसाब से, वो जो चाहेंगे उनके हिसाब से होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, power and authority of decision making are delegated or shared among all the level of management and all departments। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पावर्स है, जो अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग का, उसे डेलीगेट कर दिया जाता है या शेयर कर दिया जाता है अपने सबऑर्डिनेट को या डिपार्टमेंट्स को। मतलब अब सारा काम तो पॉसिबल है नहीं ना कि सारा डिसीजंस एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब सब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया जाए, नहीं हो सकता ना। रूटीन लेवल ऑफ डिसीजन मेक करने के लिए डेलीगेट करना पड़ता है पावर को। तो क्वेश्चन अब सबसे पहले ये खड़ी हो जाती है कि कैसे, क्या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही अडॉप्ट करना चाहिए या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है या डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है? तो ये देखो, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। अगर तुम्हारा बिजनेस का साइज जो है वो अगर स्मॉल होगा, वो छोटा होगा, तो वहां पे सेंट्रलाइज डिसीजन चल जाती है। बट जैसे जैसे बिजनेस का साइज एक्सपैंड करता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो एक्टिविटीज होती है ना वो काफी बढ़ जाती है। तो पॉसिबल नहीं है कि सारा डिसीजन को टॉप लेवल अथॉरिटी ही पूरा करे ना। अगर रूटीन लेवल ऑफ डिसीजन मेक करना है, मतलब डेली बेसिस पे अगर कोई डिसीजन करना है, तो टॉप लेवल अथॉरिटी बोलती है अपने चेन ऑफ कमांड के हिसाब से, मतलब जो स्केलर चेन है उसके हिसाब से कि आप लोग जिस जिस पोजीशन में हो उस हिसाब से आप लोग डिसीजन मेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पे कोर डिसीजंस लेनी होती है, इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस लेनी होती है ना, तो वहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात? तो एक पैरिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक प्रिंसिपल है, तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स होंगे अगर उनको अगर कोई एग्जाम कंडक्शन का काम दिया गया तो ऑटोमेटिकली काम तो उनका है, वो उनके ऊपर ही सारा प्रेशर होगा। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे मेन जो टीचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो टीचर्स है उनको एग्जाम ड्यूटी सौंप दिया। तो इससे क्या हुआ, यहां पे सेंट्रलाइजेशन डिसीजन हुआ ना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ क्योंकि प्रिंसिपल्स के और भी कुछ काम हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, उसी तरीके से घर की बात करते हैं। जैसे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो वो घर के गार्जियन मतलब फादर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी होमली डिसीजन लेना हो तो वो मम्मी लेती है। तो यहां पे क्या देखना पड़ता है, यहां पे देखा जाता है कि यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है। क्लियर है? अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के भी बात कर लेते हैं। मान लो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है तो बाकी सारे लेवल क्या करेंगे?
तो यहां पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो होप सो, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेन क्रक्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, देखो, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग हायरार्चिकल लेवल, मतलब एक हायरार्की लेवल जो होता है ना, वही टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल, वहां पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वॉल्व्स डेलीगेटिंग अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज, सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेट कर दिया जाता है अथॉरिटी को कि भाई सबको अपना अपना काम देखो, अपने अपने लेवल में डिसीजन मेक करो, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए। Am I clear? नेक्स्ट बात करते हैं, pushes the decision making authority down the chain of command, मतलब स्केलर चेन, जो लेवल ऑफ कमांड जा रही है चेन के थ्रू, मतलब टॉप टू बॉटम, हमेशा याद रखना ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है। pushes the decision making authority down in chain of command, मतलब डेलीगेशन में ये जो तीन है, ये क्रक्स है, ये होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो चलो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। गाइस, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। नंबर 1, डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। अब डिसेंट्रलाइजेशन है, यहां पे क्या होगा, यहां पे डिसीजन टेकिंग पावर जो होगा उस लेवल के हाथ में होगा जिस लेवल पे वो बिलोंग करता है। तो यहां पे क्या है, फ्रीडम गिवन टू द लोअर मैनेजरियल लेवल टू टेक डिसीजन, encourage them to take initiative to find more effective ways of fulfilling responsibility। मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है कि तुम अपने लेवल पे डिसीजन लो, इससे क्या होगा, वो जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ता है, तो इससे क्या होना है, इससे तुम अपने आप के परफॉर्मेंस को अप्रेस कर पाओगे, इवेल्युएट कर पाओगे, और जो भीतर से जो इनिशिएटिव होगा वो तुम खुद ले पाओगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही ये पॉसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब तुम्हारे सर ने अगर तुम्हें कोई डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर दिया है, क्योंकि तुम्हारे में वो पोटेंशियल है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो तुम्हारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, फ्यूचर बेनिफिट है ना ऑर्गेनाइजेशन के, आगे चल करके फ्यूचर मैनेजर्स बन सकते हैं। तो क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिसीजन मेकिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंट, जैसा मैंने बोला, सेल्फ रिलायंट एंड बिकम फ्यूचर मैनेजर्स। क्लियर है? नेक्स्ट बात है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन टेकन एट द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन एलिमिनेट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बिल्कुल, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग पावर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया है, अपने डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिया है, डेली रूटीन की बातें हैं, तो इसमें क्या होगा, यहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होगा नहीं, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन रहेगा तो वेट करना पड़ेगा उनके अप्रूवल का, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अप्रूवल का। बट यहां पे है नहीं, जो नियरेस्ट पॉइंट है वहां पे डिसीजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, क्विक डिसीजन बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। कैसे? अब देखो, अगर टॉप मैनेजमेंट ये डेली बेस रूटीन पे अगर अपना डिसीजन हमेशा लेंगे, तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल की जो बातें होती है, जो क्रूशियल, जो कोर डिसीजंस उन्हें लेनी होती है, वो कब कर पाएंगे? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं मैनेजरियल लेवल को वो आराम, वो रिलीफ देती है। देखो, इट इनेबल्स टॉप मैनेजमेंट टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन। बिल्कुल समझ में आ गया है? फैसिलिटेट्स ग्रोथ, power to decide and manage leads to better performance, increased better productivity and higher return। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डिसीजन लेने का पावर जो है वो मैनेजर के पास है, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जो मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है कि उसके नीचे जो जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोडक्टिव लेवल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो सबके पास देखने के लिए नहीं आ रहा है, वो मैनेजरियल लेवल अपने सबऑर्डिनेट को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्टिविटी गेन करेगा, ग्रोथ करेगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसे होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। तो फैसिलिटेट्स ग्रोथ, देख लो। क्लियर है? नेक्स्ट जो बात करते हैं, बेटर कंट्रोल, स्पेसिफिकली असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स इट इजियर टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी। अब सबको मान लो कि हर एक डिपार्टमेंट में काम बटा गया है और प्लस डिसीजन मेकिंग पावर भी उन लोगों के पास है, तो क्विक इवैल्यूएशन
करना बहुत आसान है। कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में, कोई भी डिपार्टमेंट को फीडबैक कैसा है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि कौन डिपार्टमेंट किस तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहां से जो कंट्रोलिंग जो पावर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली डिफाइंड हो जाती है। मतलब जो बेटर कंट्रोल है वो थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर जो है स्टाफिंग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।